Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting a session regarding the Pharmacy Act. Like it is our ongoing discussion regarding the Pharmacy Act 1967, and in this session we are expected to discuss the functions of the Central Council and the functions of the provincial councils. Moreover, we can take queries from the previous sessions. Okay, 1 minute. Okay. अच्छा, आप लोग ज़रा मुझे आप में से कोई एक ज़रा कंफर्म कर दे कि हमें इस सेशन में जो मैंने पोस्ट फोरम पे जो पोस्ट किया था, क्या कुछ करके आना था आपको इस क्लास में? कुछ प्री रीडिंग लेनी थी? जी सर, सेक्शन 17 और 23 ठीक देखना है, था हमें। बिल्कुल ठीक है। ठीक फंक्शंस, है, फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल के। ठीक है। अच्छा, कल इसी हवाले से इंटरेक्टिव सेशन हुआ है मॉर्निंग से, उसकी वीडियो मैंने शेयर भी कर दी है, एलएमएस पे भी शेयर कर दी है मेरा ख्याल है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देख ली हो सकता है ना देखी हो, क्योंकि अभी कल ही मैंने इसे अपलोड किया है। तो फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल उसमें डिस्कस किया है। अगर किसी ने देखी है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना फिर हम प्रोविंशियल काउंसिल का डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। सेंट्रल काउंसिल के हवाले से कोई फंक्शन है तो वो आप कर लीजिए। कंपोजिशन, हमने सेंट्रल काउंसिल की आप लोगों के साथ तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ था सेंट्रल काउंसिल की कंपोजिशन का, इवन नोटिफिकेशन भी शेयर किया था। प्रोविंशियल काउंसिल की कंपोजिशन आप लोगों से डिटेल में डिस्कस शायद नहीं हुई थी। नोटिफिकेशन और कंपोजिशन की मैंने रिकॉर्डेड वीडियो बना के शेयर की है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अब तक देख चुके होंगे। तो उसके हवाले से भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, और सेंट्रल काउंसिल के फंक्शन के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डिस्कस। सर, ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइजेशन जो फार्मेसी काउंसिल से होती है, तो उसके अंदर जो स्टूडेंट एलोकेशन है, किसी के अंदर 100 है। जैसे हम अपने हमदर्द की बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर 75 है, तो वो किस बेसिस पे हो रही है? देखिए, उसका ये सिलसिला होता है, मैं बल्कि फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये आप अब आपको फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट नज़र आ रही होगी। जी सर। आई होप नज़र आ रही है। इसमें असल में वो स्क्रॉल चल रहा होता है ना राइट पे, तो मैं बजाय से कि मैं डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर करके आपको दिखाऊं, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ कहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, जो सवाल आपने किया है उसका जवाब आपको मिलेगा यहाँ। यहाँ पर आप देखिएगा मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, कर्सर आप देख रहे होंगे, मैं से अगर क्लिक करूँ हाईलाइट में कर नहीं सकता ना। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस अपडेटेड 17 मार्च 2016। यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि कितने कमरे होने चाहिए, और ये 50 स्टूडेंट्स के लिहाज से कितने कमरे होने चाहिए, कितनी लैब्स की ज़रूरत है, स्पेस कितनी हो, स्टाफ कितना हो, वो तमाम रिक्वायरमेंट इसके अंदर मौजूद है। काफ़ी डिटेल डॉक्यूमेंट है। इसी तरीके से जब आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं इधर, देन यू अप्लाई इन दिस फॉर्म। अब यहाँ पर जो कर्सर रखा हुआ है रिवाइज्ड फॉर्मली अप्लाइड फॉर्म, यहाँ पर फिर आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, इनकी बेसिस पर डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी। अच्छा, इसमें 1 मिनट आप लोग ज़रा सा वेट कीजिएगा, 1 मिनट वेट करें आप लोग। अच्छा, तो मुझे रिपीट करने ये थोड़ा सा बीच में ब्रेक आया था, मुझे बता दें कहाँ तक बात हो गई थी। मेरा ख्याल है आपका क्वेश्चन ये था कि इंस्टीट्यूट्स में सीट्स एलोकेशन किन बेसिस पे होती हैं। तो वो मैंने बताने की कोशिश की थी कि इस वेबसाइट पे pharmacycouncil.org.pk पे अगर आप जाएंगे तो जो न्यूज़ स्क्रॉल हो रही होती हैं, इसमें आपको मिलेगा मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू एस्टैब्लिश अ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन। उधर मिनिमम रिक्वायरमेंट है 50, आमतौर पर 50 स्टूडेंट्स के लिहाज से। तो आप उसके 50 के मल्टीपल पे आप जहाँ भी चले जाएँ। इसी तरीके से फिर जब आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आपके पास एक रिवाइज्ड फॉर्मली अप्लाइड फॉर्म है, एप्लीकेशन के फेस में बात कर रहा हूँ। तो आप इस फॉर्म को भरेंगे, इसमें डिटेल एविडेंस के साथ देंगे। उसके बाद ये होगा कि आपने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल विल कॉज अ विजिट, ये आगे प्रोसीजर में लिखा हुआ है, अभी जब हम पढ़ेंगे तो वो विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद इफ दे आर सेटिस्फाइड विद द फैसिलिटीज, तो वो नंबर ऑफ सीट्स में इंक्रीमेंट ग्रांट कर सकते हैं। अगर चूंकि आप लोग हमदर्द के स्टूडेंट है तो हिस्ट्री थोड़ी बहुत आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब स्टार्ट हुआ था हमदर्द यूनिवर्सिटी में 2001 में एडवर्टाइजमेंट आया था, 2002 में पहला बैच मतलब 1 का एडवर्टाइजमेंट सितंबर में था, तो उस वक्त एडमिशन दिए गए थे 50।
उस वक्त रेगुलेशंस फार्मडी की नहीं बनी हुई थी, बी फार्म की रेगुलेशन थी, तकरीबन ऐसी ही थी जैसे अभी फार्मडी की रेगुलेशंस है। सीट्स के हवाले से फिर चीज़ें थोड़ा बढ़नी शुरू हुई 2007 में 60 एडमिशन्स दिए। 60 एडमिशन्स के बाद 2010 में मॉर्निंग और इवनिंग के लिए अप्लाई किया था। तो मॉर्निंग और इवनिंग के नाम पर फिर 60 ईच सेशंस के मिलना शुरू हुए थे। उस वक्त हम मॉर्निंग इवनिंग का नाम नहीं देते थे। ये शुरू हुआ था आई सीरीज से। आई सीरीज से शुरू हुआ था। फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन का नाम दिया जाता था। उसके बाद 2015 आई गेस 15 मार्च, उसमें फिर ये हुआ कि नहीं, अब आप मॉर्निंग और इवनिंग का बाकायदा नाम इस्तेमाल करें और एडमिशन अब आप फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन 60 ईच नहीं देंगे, मॉर्निंग और इवनिंग का 100 एडमिशन ईच दे सकते हैं। क्योंकि डिसीजन देर से हुआ था यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और इन्फॉर्मेशन भी देर से मिली थी, तो आप लोगों का, आप इवनिंग के हैं, आप लोगों जो सीनियर बैच जब भी पास आउट हुआ है, वो छोटा बैच इसीलिए रह गया क्योंकि देर से एडमिशन अनाउंस हुए थे ऑलमोस्ट इन फेब्रुअरी, जहाँ जब सबके एडमिशन कंप्लीट हो चुके होते हैं। उसके बाद फिर आप लोग आए, देन फिर आपके सामने, तो फिर आपको पता है कि फिर तो सारी चीज़ें सामने हैं। आज की तारीख में फार्मेसी काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट की लिस्ट में नाम है हमदर्द का, जो आप लोग देख सकते हैं। चलें, अब अभी बात कर रहे हैं तो मैं अभी साथ ही साथ में आपको दिखा देता हूँ। ये इधर आप लोगों ने देखा, होम इंस्टीट्यूशंस में हम गए, रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट आपके पास आ गई है। ये देखें, रिकग्निशन स्टेटस ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस। ये पहले हम बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में ढूंढेंगे, प्राइवेट सेक्टर। और जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो हियर यू आर, हमदर्द का बी फॉर्म और फार्मडी प्रोग्राम दोनों रिकग्नाइज्ड हैं। सीट्स जो लिखी हुई, यहाँ पर कोई कॉलम नहीं लिखा हुआ, थोड़ा कॉलम में कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, और ऊपर ही पढ़ते हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग लिखा हुआ है। तो मॉर्निंग में हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची की हम बात करें, मेन कैंपस 100 सीट्स की परमिशन है मॉर्निंग में, 100 सीट्स की परमिशन है इवनिंग में। आप लोग इस लिस्ट को दोबारा देख लीजिएगा, कुछ ही इंस्टीट्यूट्स होंगे जहाँ पर इस तरीके की, प्राइवेट में खासतौर पर जहाँ इस तरीके की परमिशन है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, 100 है, इसके अलावा शायद ही कोई आपको मिले। ठीक है, बाकी फिर अभी किसी को असाइनमेंट ऐसा भी मुझे देना है कि इसका पूरा डाटा बनाना होगा, एनालिसिस करने की कराची में किन इंस्टीट्यूशन है, क्या स्टेटस है, फैसिलिटीज क्या है, फॉलो हो रही है नहीं हो रही, वो सब चीज़ें हमें किसी असाइनमेंट के थ्रू हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो ये चीज़ तो हो गई जो क्वेश्चन था। कंपोजिशन के हवाले से कोई चीज़? जी सर, सिंस फार्मेसी काउंसिल के अंदर जो चेयरमैन लिखा था वो समझ नहीं आया क्या से आया, वो कुछ ठीक है, सही है। अच्छा, क्लियर नहीं हुआ। ये बात मेरा ख्याल है लास्ट सेशन में आपने ही पॉइंट आउट किया था कि एक सिंध फार्मेसी काउंसिल एक्ट आपको मिला है सर्च में, सिंध फार्मेसी जी काउंसिल सर। एक्ट 2014। फिर आपने कहा था कि इसको देखना नहीं देखना, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है जो सिंध फार्मेसी काउंसिल की कंपोजिशन है, उसमें मैंने इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया। जिस हद तक मुझसे डिटेल में थोड़ा चीज़ें कंट्रोल करके डिस्कस में कर सकता था मैंने कर लिया। चेयरमैन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि अगर हम उस डॉक्यूमेंट को भी देखें, सिंध फार्मेसी काउंसिल एक्ट 2014 को भी देखें, उसमें भी प्रेसिडेंट ही लिखा हुआ है, कंपोजिशन में डेजिग्नेशन नहीं लिखी हुई। ठीक है, एक चीज, कंपोजिशन में डेजिग्नेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन उसके नीचे रेजिग्नेशन की बात लिखी हुई है, तो उसमें लिखा हुआ है कि रेजिग्नेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट को सबमिट होगा। तो अभी फॉर तौर पर डॉक्यूमेंट मैं ओपन कर नहीं सकता, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, और कंक्लूजन यही है कि मैं भी क्लियर नहीं हूँ। डॉक्यूमेंट की बेसिस पर जाएंगे, अगर हम बात करेंगे इस कंपोजिशन की, ये देखिएगा आप यहाँ पर सेक्शन 5 में लिखी है, सेक्शन 5 में जो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके लिहाज से द डेजिग्नेशन शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, नोटिफाई कर दें, नोटिफाई करके उन्होंने चेयरमैन कर दिया तो कर तो सकते हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, आप प्रेसिडेंट चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्ट का हिस्सा है। बड़ा क्लियर लिखा है, जिस तरीके से फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान हमने जब डिस्कस किया था ना, और मेरा ख्याल है वो भी इन वीडियोस में मेरा ख्याल है कि मैंने क्लियर कर दिया है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे भी। उन वीडियोस में एक हमारा सवाल था शुरू में, लास्ट क्लास में, कि हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे या पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल लिखेंगे, याद है आप लोगों को? याद है? जी सर। ठीक है,
इधर हमने जी क्लियर कर सर। दिया था, ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया था कि नो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल काउंसिल का फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बोलेंगे, प्रॉपर लिखा हुआ है। और जब भी प्रोविंशियल की हम बात करेंगे तो सिंध फार्मेसी काउंसिल, पंजाब फार्मेसी काउंसिल, केपीके प्रोविंशियल काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल या बलूचिस्तान फार्मेसी काउंसिल की टर्म इस्तेमाल करेंगे। कम से कम सिंध फार्मेसी काउंसिल का जो एक्ट है उसमें भी सिंध फार्मेसी काउंसिल लिखा हुआ है, जो फॉर्म आपको मिलता है उसके ऊपर भी सिंध फार्मेसी काउंसिल लिखा हुआ है। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ सिंध जहां पर भी लिखा जा रहा है फ्रेंकली गलत लिखा जा रहा है। तो एटलीस्ट आपको अपना ख्याल रखना है कि आप लोग जब इस्तेमाल करें इन चीज़ों को तो कैजुअली इस्तेमाल ना करें, ज़रा इसको तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है? फिर मैं कम फंक्शन जी, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली शेयर। मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो कल वीडियोस में वो देख रही थी तो सर डिस्क्वालिफिकेशन जो आप हमें बताते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जी सर जी। उसका जो फर्स्ट पॉइंट है ना वो क्लियर नहीं हो रहा, मतलब वही आपने दोबारा भी क्लियर करने की कोशिश की थी लेकिन तो सही से समझ नहीं आया, अदर देन मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड फार्मेसी वाला अच्छा, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, उसमें कंफ्यूजन कहाँ पर है? मतलब सर यही ये जो सर सबसे पहला हमारे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं नहीं क्राइटेरिया में नहीं जो नहीं, वो हमारी मैं, पहली लाइन। हाँ मैं समझ गया। देखिए स्क्रीन ये सर। देखिएगा, स्क्रीन जी देखिएगा सर यहाँ यही। पर है, और ये वाली चीज मेडिकल इंस्टीट्यूशन जी और सर। फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये उस वीडियो में जी भी सर। एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आखिर में मैंने उसे एक्सप्लेन किया है, वीडियो के एंड में देखिएगा, मैं इसे दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, मैं दोबारा बता जी रहा सर। हूँ। आप इसे इस तरीके से लें कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से जितने भी रेगुलेशंस हैं वो कौन कवर करता है? पीएमडीसी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, ठीक है। जी। अच्छा, अब उधर ये है कि एमबीबीएस तो डेफिनेटली मिलेगा किसी मेडिकल कॉलेज से, और वो मेडिकल कॉलेज रिकग्नाइज होना चाहिए पीएमडीसी से। पीएमडीसी का जो ऑर्डिनेंस है अगर आप वो देखें, मेरा ख्याल है उसमें मैंने शेयर स्क्रीन पे मैंने दिखाया, अभी मैं दिखाना नहीं चाह रही, आप देख लीजिएगा। जब उस ऑर्डिनेंस को देखेंगे तो उस ऑर्डिनेंस में कुछ शेड्यूल्स हैं आखिर में, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में आमतौर पर लिस्ट मौजूद है उन इंस्टीट्यूट्स की, उन कॉलेजेस की जिनकी एमबीबीएस की डिग्री को पीएमडीसी रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। इसी तरीके से अब एमबीबीएस के बाद कोई एडिशनल डिग्री अगर लेनी है, अगर कोई एडिशनल डिग्री लेनी है तो हर डिग्री को, तो हर डिग्री डिप्लोमा को पीएमडीसी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल एक एमबीबीएस है, वो कहता है कि भाई मैं एमफिल करके आ गया हूँ, ठीक है, तो अब पीएमडी से पूछे कि भाई आप एमफिल कहाँ से करके आए हो? उसने बताया कि एमफिल मैंने किया है हाँ फॉर एग्जांपल मैंने एमफिल किया है एबीसी यूनिवर्सिटी से। आप मुझे इसका क्रेडिट दे दें, क्रेडिट दे दें मतलब मेरा क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज कर दें। अब पीएमडीसी कहेगी कि भाई आपने एमफिल, हम क्रेडिट सिर्फ उसको देंगे जिसने ऐसी जगह से एमफिल या डिप्लोमा किया हो जो हमारे सेकंड शेड्यूल में शामिल है या थर्ड शेड्यूल में शामिल है। उसमें अगर शामिल है तो हम आपको क्रेडिट दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एबीसी यूनिवर्सिटी से आप एमफिल करके आए हैं तो एबीसी यूनिवर्सिटी हमारे थर्ड शेड्यूल में शामिल है, और वहां पर वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो नॉन मेडिकल हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, कराची यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, ये मेडिकल यूनिवर्सिटीज नहीं है, लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म के डिप्लोमाज ऑफर कर रहे हैं। डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन कह लें, या डिप्लोमा इन डायबिटिक्स कह लें, या इस तरीके के एंडोक्राइनोलॉजी का, या कुछ कुछ और स्पेशलाइज्ड डिप्लोमास हो रहे होते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट्स कहलाए जाते हैं वो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट एमबीबीएस के हवाले से नहीं, एडिशनल क्वालिफिकेशन के हवाले से कहलाए जाएंगे। अब इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आप, बल्कि एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहीं पर हमदर्द में ही 2 से 3 मेडिकल एमबीबीएस डिग्री होल्डर्स ने एमफिल और पीएचडी किया, ठीक। जब उन्होंने एमफिल और पीएचडी किया तो फिर उसके बाद दे वेंट टू द पीएमडीसी फॉर द रिकग्निशन। तो उन्होंने कहा कि क्या हमदर्द यूनिवर्सिटी में आपने कहाँ से किया? अगर हमदर्द कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री से किया है तो ओके, वी आर ओके। लेकिन अगर आपने हमदर्द कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के अलावा किसी और जगह से किया है तो चूंकि उसका नाम सेकंड और थर्ड शेड्यूल में नहीं है, सो वी कांट रिकग्नाइज योर डिग्री। एचईसी की रिकग्निशन एक अलग चीज है, एचईसी की रिकग्निशन एक अलग चीज है, पीएमडीसी की रिकग्निशन एक अलग चीज है। एचईसी इन डिग्रीज को रिकग्नाइज करती है लेकिन पीएमडीसी नहीं करेगी, ठीक। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई फार्मेसी इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल फैकल्टी ऑफ फार्मेसी हमदर्द यूनिवर्सिटी में, अभी यहाँ की बात करूँ ताकि बात समझ में आ जाए,
फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर मेडिकल की एजुकेशन हो या मेडिकल की रिसर्च हो रही हो। अब यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज तो हमारे अंडर नहीं आ रहा ना, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के अंडर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बल साइंसेस का है। हर्बल साइंसेस का जो इंस्टीट्यूशन है उसके किसी ऑफिसर की बात हो रही है। लेकिन अगर ये पीएमडीसी रिकॉग्नाइज कर रही थी, और इसको दूसरे तरीके से अगर मैं कहूँ कि हर वो इंस्टीट्यूट जो पीएमडीसी के शेड्यूल 3rd शेड्यूल में मौजूद है, 3rd शेड्यूल में मौजूद होने का मतलब ये है कि इस इंस्टीट्यूट से की हुई डिग्री अदर देन द एमबीबीएस की हुई डिग्री पीएमडीसी रिकॉग्नाइज करेगी। तो उस इंस्टीट्यूट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है जी सही सर, जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन ये जब तक पीएमडीसी ऑर्डिनेंस को देखेंगे नहीं ना रफली, खासतौर पर उसके शेड्यूल्स की एटलीस्ट हेडिंग, उस तक ये मजीद क्लियर नहीं होगा, या फिर उस वीडियो को दोबारा देखिएगा शायद अब क्लियर हो जाए। अच्छा, इसके अलावा कोई और चीज? सर ये पीसीपी जो रेगुलेशन है 2005 के अंदर, ठीक उसके है, अंदर जो हमारा फाइनल ईयर का जो कोर्स मतलब उन्होंने कोर्स दिए हुए वहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो वो क्यों लिखा हुआ है? वो इसे लिखा हुआ है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। वो बने थे रेगुलेशन 2005 में, ठीक है। और उसके आखिर में जो कोर्स दिया हुआ है वो है एनुअल सिस्टम का ना, सेमेस्टर सिस्टम का नहीं है। फार्म डी का कोर्स बना था 2004 में। एचईसी की जो पुरानी वेबसाइट थी, अब तो नई वेबसाइट है ना, पुरानी वेबसाइट में 2004 का सिलेबस अवेलेबल था। इस वक्त रेयरली, जस्ट लाइक अ ब्लैक रोज है वो सिलेबस। हमदर्द कंप्यूटर में, ऑफिस कंप्यूटर में कहीं पढ़ा होगा, मैं उसमें दिखा दूंगा। उसमें 2 सिस्टम से, एनुअल सिस्टम या सेमेस्टर सिस्टम। उसमें फॉरेंसिक फार्मेसी 4th ईयर में थी, कंप्यूटर एप्लीकेशन 5th ईयर में था, और पैथोलॉजी शायद सेकंड, कुछ इस तरीके की थी चीजें। उसके बाद फिर ये हुआ कि अब आप देखिए ना, जो अभी आप फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट को देखिएगा, तो यहाँ पर 2013 में कोर्स रिवाइज कर दिया है। एक्चुअली कोर्स रिवीजन होना था 2009 में, 2009 में कोर्स रिवीजन होना था, होते होते 2011 में कंक्लूड हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, अच्छी खासी बहस हुई, 2012 में फार्मेसी काउंसिल ने अपने तौर पर नाफिज कर दिया, और 2013 में मैंडेटरी कर दिया सबके लिए कि बस आपको इसी कोर्स आउटलाइन को फॉलो करना, आप एक डॉट भी आगे पीछे नहीं कर सकेंगे। तो इस वक्त फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे जो कोर्स मौजूद है वो ही फॉलो हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, आप लोग भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये वो 2005 की रेगुलेशंस हैं, और ये उन्हीं रेगुलेशंस में, बल्कि इस एक्ट में भी पावर तो दी गई है ना फार्मेसी काउंसिल को बाय लॉ बनाने की, उन रेगुलेशन से भी बाय लॉ बनाने की पावर दी गई है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। करंट सिलेबस आपका 2013 का, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन 3rd ईयर में, फॉरेंसिक फार्मेसी 5th ईयर में। ठीक है, बल्कि 2012 में जो आया था ना, जो पहला जो ड्राफ्ट आया था, पहले ड्राफ्ट में 6 डिपार्टमेंट इन्होंने कर दिए थे, अभी तो 5 डिपार्टमेंट है ना, 6 इंडस्ट्रियल फार्मेसी का भी डिपार्टमेंट कर दिया था, और 5 ईयर मतलब 93 कोर्सेज 198 क्रेडिट्स पूरे करने के बाद 1 साल की आपको रेजिडेंसी करनी थी किसी इंडस्ट्री में या हॉस्पिटल में, उसके बाद डिग्री मिलनी थी। तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई थी, तो उसके बाद फिर 2013 में इसको इम्प्लीमेंट किया, जिसमें इस वक्त आपके पास रेजिडेंसी की कंडीशन नहीं है, लेकिन आगे जब भी कोर्स रिवाइज होता है तो मे बी ये कंडीशन आ जाए, क्योंकि इसमें इन्होंने कम से कम ये मैंडेटरी किया कि क्लिनिकल फार्मेसी की ट्रेनिंग होगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, ये मैंडेटरी किया है। अब कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो जब विजिट होगा तो कोई ना कोई जवाब होगा, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होगी, जो कर रहे हैं तो ठीक है। अब देखें आगे क्या होता है सिस्टम। ठीक है, वैसे अच्छे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 3 अच्छे क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहें आप लोग? सर आपने वीडियोस में बताया था कि जो रजिस्टर्ड हम लोग जिस यूनिवर्सिटी से, लाइक हमदर्द यूनिवर्सिटी में, तो वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और सर ये जो है सेंट्रल काउंसिल में रिकॉग्नाइज है। तो सर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो रेगुलर वो आपने कल जो बताया था वो सर, हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबरशिप में, तो सर हमें जो है, हम जस्ट डिग्री लेने के बाद अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं सेंट्रल काउंसिल में जाके, तो सर हमारे पास हम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे। देखिए, यही टॉपिक हमें आज डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। डिग्री आपकी आ गई, डिग्री लेने के बाद यू आर एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट।
ठीक है, उसी वीडियो में नीचे लिखा हुआ है कि रजिस्टर ए में जाएंगे, रजिस्टर ए में क्या क्या लिखा होता है। अभी तो मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, अगले में मैं इसी को डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। आपको सिर्फ ये करना है कि डिग्री लीजिए, प्रॉपर डिग्री है आपके पास। अब आप नॉट सेंट्रल काउंसिल, आप प्रोविंशियल काउंसिल, अपने प्रोविंस की काउंसिल में जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, जो प्रोसीजर उसे फॉलो करें, यू विल बी रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ए इंशाल्लाह। क्योंकि आपकी डिग्री, हमदर्द यूनिवर्सिटी की डिग्री फार्मेसी काउंसिल रिकॉग्नाइज करे, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल रिकॉग्नाइज कर रही है, सॉरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज करती है, वेबसाइट पे लिखा हुआ है। इन्होंने अपनी लिस्ट भेजी हुई है हर प्रोविंशियल काउंसिल में कि इस जगह से, इन इंस्टीट्यूट से कोई डिग्री आए, कोई स्टूडेंट अपनी डिग्री लेकर आए, इसे रजिस्टर कर लेना, बाकी किसी को नहीं करना। तो आपका नाम लिस्ट में मौजूद है, आपकी डिग्री की बेसिस पर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी प्रोविंशियल काउंसिल में। ठीक है, प्रोविंशियल काउंसिल में होगी। ठीक है सर। अच्छा, अब कोई और क्वेश्चन है तो कर लें, क्योंकि असल में ना मीटिंग के लास्ट 10 मिनट्स हैं, मैं नया टॉपिक इसमें स्टार्ट नहीं कर सकूंगा। तो कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अच्छी बात है, वरना फिर मैं इसको कंक्लूड करके फिर नई मीटिंग करने के आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, ऐसे बीच में मुझे कॉल आ गई थी तो उसमें भी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, लेट ज्वाइनिंग भी हुई है लोगों की, तो थोड़ा सा रिड्यूस सेशन, इसको फिर क्यूए का ही नाम दे देंगे, मैं जो टाइटल इसका रखूंगा क्यूए का ही मैं इसका टाइटल रख दूंगा। तो क्वेश्चन प्लीज। सर जो आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बताई थी, तो हम किसी यूनिवर्सिटी की किस तरह से या उसमें विजिट करके पता कर सकते हैं, या कोई उनका डॉक्यूमेंट होगा उसको देख सकते हैं, क्या करेंगे? देखिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने लिखी है उसको अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में देखना चाह रहे हैं ना, तो यूनिवर्सिटी को तो डेफिनेटली आपको विजिट करना पड़ेगा, लेकिन इससे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि एज अ विजिटर आपको नजर नहीं आएंगी, वो इंस्पेक्शन में ही नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एक्सपीरियंस आपको नहीं नजर आएगा। ठीक है, स्पेस की रिक्वायरमेंट है, अब स्पेस की रिक्वायरमेंट आपको देखने से नजर नहीं आएगी, आपको मेजर करना पड़ेगा, या कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेनिंग्स हैं। अब ट्रेनिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट पे तो लिखा होता है कि DHQ या 200 बेड हॉस्पिटल में हमारे स्टूडेंट ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, टाइम टेबल बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ होता है। एक्चुअली आर दे गोइंग देयर और नॉट, और कितनी देर कर रहे हैं, 200 घंटे 150 घंटे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो तो आपको इंस्पेक्शन से ही पता चलेगा। तो इन शॉर्ट, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, विजिट करने से नहीं। विजिट करने में तो फिर फॉर एग्जाम्पल आप देखें ना, आपके सामने आप 5th ईयर के स्टूडेंट हैं, तो भी विजिट करने आएगा, आप क्या बोलोगे? आप वही बोलोगे जो आपको पता है। बहुत सी डिटेल आपको भी नहीं पता, बहुत सी डिटेल मुझे भी नहीं पता। फाइनेंसिस की चीजें, एक पूरा पोर्शन फाइनेंसिस का है। असल में वो डॉक्यूमेंट में भी आप लोग एक दफा देख रहे हैं ना डॉक्यूमेंट, तो जरा डिस्कस करना आसान हो जाएगा। या अभी टाइम है, मैं ओपन करने की कोशिश करूँ ताकि स्क्रीन पे चीजें रहें, तो साथ साथ बात रहती है, सही रहता है। फाइनेंसिस की चीजें, अब फाइनेंसिस में जैसे ये कहा हुआ है कि इतने मिलियन आपके अकाउंट में मौजूद होने चाहिए, वो अपेरेंटली नहीं पता चलेगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसी तरीके से स्कॉलरशिप और हार्डशिप के बदले आपको हर साल इतने देने, कितने देने, जितनी ट्यूशन फी कलेक्ट होती है ना, जितनी ट्यूशन फी कलेक्ट होती है उसका 5% आपको स्कॉलरशिप की मद में देना है। अब इसीलिए आप लोग, कितने 5वां साल है आप लोगों का, तो आप लोगों ने हर साल स्कॉलरशिप जब डिस्ट्रीब्यूट होती है उसमें फर्क देखा होगा, क्योंकि अमाउंट हर साल वेरी होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि ट्यूशन फी कितनी कलेक्ट हुई है। तो इन चीजों के लिए ना सिर्फ विजिट जरूरी नहीं है, इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन भी एक क्रिटिकल इंस्पेक्शन, तब जाके पता चलता है कि क्या सिलसिला है। अच्छा, अब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट का मैंने डॉक्यूमेंट खोल लिया है। ठीक है, ये खैर इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है कि किस तरीके का प्रोसीजर है। जैसे अब आप ये देख लें कि स्पेस की अगर बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग 12 से 15 स्क्वायर फीट पर स्टूडेंट अवेलेबल होना चाहिए टोटल, जिसमें आप काउंट कर लें कॉमन रूम, लेबोरेटरी, लेक्चर हॉल। अब आप देखिए आपके पास 1000 स्टूडेंट है, तो आपके पास 1000 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 12, 12 से 15,000 स्क्वायर फीट का स्पेस होना चाहिए, लेकिन ये बहुत कंजेस्टेड होता है। इसी तरीके से फाइनेंसिस की बात कर लें, ये जो अमाउंट की बात कर रहा था ना, 50 मिलियन आपके पास एंडोमेंट फंड होना चाहिए, जिसे आप टच भी नहीं करेंगे। 50% कैश में होगा, 50% प्रॉपर्टी में होगा। तो ये हमें सिंपल विजिट से नहीं पता चलेगा, मुझे नहीं पता इस वक्त, मैं मुझे भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि इस वक्त कितना है। कम से कम 2013 में जो मुझे याद है, 13 की बात कर रहा हूँ, इट वॉज मोर देन दैट, इससे ज्यादा ही था, अच्छा खासा ज्यादा था इससे। इसी तरीके से ये कंपोजिशन है कि प्रोफेसर कितने होने चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर कितने, लाइब्रेरी कितनी बुक्स होनी चाहिए, हर साल कितनी बुक्स का एडिशन होनी चाहिए। ये देखें एटलीस्ट 1500 बुक्स लिखी हैं, ये पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है कि क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं। ये तो हर प्रोसीजर, अब ये आप देखिएगा
मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकल फैसिलिटीज फॉर अ फार्मेसी डिपार्टमेंट, और ये 50 स्टूडेंट की बात है। आपको जितने स्टूडेंट चाहिए मल्टीपल आप बढ़ाते हैं। 50 स्टूडेंट्स के लिए 2 लेक्चर रूम, सेमिनार रूम, लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम, कैपेसिटी कितनी है वगैरह वगैरह। क्योंकि इस वक्त ये पूरा टॉपिक है नहीं, ये इसलिए मैं इसकी बहुत में डिटेल में नहीं जा रहा, वरना तो ये फार्मेसी काउंसिल के जितने विजिट हुए, एक यहाँ पर हमदर्द में एक विजिट को छोड़ के बाकी सारे विजिट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, ये फॉर्म बहुत भरे हैं। तो इसलिए अक्सर चीज़ों का पता है, इवन जो अमेंडमेंट फॉर्म है इसका भी अंदाजा है कि कहाँ पे हम फंसते हैं, कहाँ पर हम किन चीज़ों को कवर करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्कशॉप की स्पेस देखिए आप, कितनी स्पेस है। अभी आप लोगों के सामने ये लैब्स कुशादा हुई है ना, बीच की दीवार तोड़ के 2 लैब्स को 1 लैब किया है, आप लोगों के सामने ही हुआ है ना ये सब, ठीक है ना। ये मैं जाने से पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ था, मेरे सामने शुरू हुआ था 2013 और 12 में। ये इस वजह से किया है क्योंकि सीट्स बढ़नी थी, सीट्स बढ़ानी थी हमें, तो हमें कैपेसिटी ज़्यादा शो करनी है। एक कमरे की जो लैब होती है उसमें ज़्यादा स्टूडेंट को हम एडजस्ट कर ही नहीं सकते, तो ये वजह थी। बहरहाल ये डॉक्यूमेंट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपके पास टाइम है, डेफिनेटली पढ़ो इसे, अंदाजा होगा। और फिर जब आप दूसरे इंस्टीट्यूट से कंपेयर करेंगे ना, तो अंदाजा होगा कि आप बॉटम पे एटलीस्ट नहीं है, शायद एवरेज में भी नहीं है, कहीं ना कहीं अबव एवरेज है। कुछ चीज़ें हैं डाउन साइड हैं हमारी, बहुत हैं वो हैं, लेकिन ओवरऑल जब एवेल्यूएशन होगी तो यू आर नॉट ऑन द डाउन साइड। ठीक है, आखिरी 3 मिनट है, कोई क्वेश्चन है तो ठीक है कर लीजिए, वरना मैं लिंक का मैं करता हूँ कुछ। एनी क्वेश्चन? आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, आई थिंक नो, पर तकरीबन टाइम खत्म ही हो रहा है, क्वेश्चन का मैं कवर भी नहीं कर सकूंगा। ठीक है, मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ इस वक्त, और आपको नया लिंक उसी फोरम पे रिप्लाई करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके।